तो कुछ और जनरल एंट्रीज देखते हैं। एक मैं आपको बता दूं, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। जैसे एक 10 मार्च की एक एंट्री है कि सैलरी पेड ₹10,000। फिर 10 मार्च की ही एक और एंट्री है, रेंट पेड ₹5,000। तो आपसे कहा कि जर्नल करो दोनों एंट्रीज का, तो आप इसका जर्नल करोगे, तो आप इसका जर्नल करोगे, ऐसे फॉर्मेट बनाओगे, है ना। फॉर्मेट बनाया आपने, तो अब आप जर्नल कर रहे हो पहले इस वाली एंट्री का, तो आप ऐसे लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही लिखोगे ना, 10,000 10,000। फिर आप अगली एंट्री पे आ जाओगे, रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 है ना। 10 तारीख ये भी है, 10 तारीख ये भी है। लेकिन आप देखो, इसको हम ना कंबाइंड भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, स्पेशली तब जब एक ही डेट है ना, क्योंकि दोनों की है ना, तो हम इस एंट्री को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे इकट्ठा कैसे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी भी डेबिट है, रेंट भी डेबिट है, 10,000 5,000 और टू कैश अकाउंट कैश। देखो यहाँ पे कैश जा रहा है 10, यहाँ पे कैश जा रहा है 5, तो इकट्ठा कैश को इकट्ठा कर दो 15,000। ये देखो, ये एक कंपाउंड एंट्री है। इनको मैंने दोनों को प्लस कर दिया एंट्रीज को। कैश तो एक ही जैसा था, तो एक ही बार टू कैश लिख दिया 15,000, और ये अलग अलग थे, तो सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, कैश 15,000 गया ना, कैश दोनों को मिला के इकट्ठा लिख दिया। तो ऐसे कर सकते हो आप, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसे। अलग अलग करोगे तो भी गलत नहीं है, कंपाउंड करोगे तो भी गलत नहीं है, मर्जी आपकी। ठीक है, आगे तो ये एंट्री देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय से अपने 50,000 रुपए का माल लिया, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, और वी पेड 50% ऑफ कैश इमीडिएटली। अब देखो आप ये सोचो, यहां पर हमने जो गुड्स अजय से लिए हैं 50,000 रुपए के, पहली बार ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाना ही नहीं है ना। 50,000 का 20% हो गया 10,000। ये ट्रेड डिस्काउंट तो हम कभी भी नहीं दिखाते। यानी कि मैंने अजय से 40,000 रुपए गुड्स लिए हैं, तो क्या पेमेंट कर दी या नहीं करी, सोच के बताओ। इसमें लिखा है 50% हमने पे कर दिया। यानी कि इस एंट्री में अगर आप ध्यान से देखो तो दो एंट्रीज हैं। आधा तो उधार की एंट्री है ना, 40,000 रुपए का हमने जैसे मान लिया। मैं 50 नहीं बोल रहा, क्योंकि 50 में ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होना, तो 40 ही समझो, 40 ही एंट्री करनी, क्योंकि ये तो कभी दिखाता ही नहीं है। तो ये जो 40,000 है, आप ये ध्यान से देखो कि आधा तो पैसा दे दिया और आधा नहीं दिया है ना। तो समझ लो दो एंट्री होगी, आधा दे दिया आधा नहीं दिया। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो जर्नली बनाना है। देखो कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, है ना, मैंने गुड्स खरीदे अजय से, और एक तरफ मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आधे तो दे दिए आधे नहीं दिए, तो समझ लो इस एंट्री के मैं दो टुकड़े कर देता हूं। तो अब इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे, हमें पता है जो उधार है उसमें तो 20,000 है ना, क्योंकि 20,000 तो देना ही है। और जो ये जो हमने उसको कैश दे दिया है ना, ये कैश डिस्काउंट भी है देखो। तो जो कैश डिस्काउंट है वो किस पे होगा, कब मिलेगा, क्या इस एंट्री में कैश डिस्काउंट मिलेगा या इस एंट्री में कैश डिस्काउंट मिलेगा। भाई यहाँ पे तो पैसे हमने उसको दिए ही नहीं है, यहाँ कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा। कैश डिस्काउंट तभी मिलता ना जब कैश की पेमेंट इमीडिएटली होती है। तो हमने यहाँ पे 50% उसको पैसे दे दिए फटाफट से, तो 50% यानी कि इस एंट्री में डिस्काउंट आना चाहिए ना, इसमें डिस्काउंट नहीं आना चाहिए। तो ये मत समझना कि अगर 50,000 की एंट्री है, चलो ये माइनस करके 40,000 हो गया, तो पूरे 40,000 पे डिस्काउंट दे दो ना। पूरे 40,000 पे ये कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी आता है जब कैश पेमेंट होती है। आधी में कैश पेमेंट नहीं हुई इसलिए कैश डिस्काउंट यहां नहीं आएगा, आधी में कैश पेमेंट हुई है इसलिए डिस्काउंट यहां आएगा। अब डिस्काउंट किधर, डेबिट में क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव है
है ना, रिसीव है तो हमेशा क्रेडिट में आता है। और मैंने आपको एक और क्लू भी बता रखा है कि जहां कैश वहीं डिस्काउंट, यानी कि यहां पर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट भर लो। परचेज तो 20,000 है, पहले डिस्काउंट निकाल लिया करो, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट, तो 20,000 का 10% 2,000 हो गया, 2,000, और यहां पे 18,000। समझ में आ गया? तो ये मैंने एक एंट्री के 2 पार्ट कर दिए थे। इसको आप कंबाइन करना चाहो कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब तो अलग अलग कर लो, इकट्ठा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, है ना। परचेज कितना? 40,000 रुपए का, 20 और 20 40 की परचेज हो गई। अजय को हमें पता है आज भी 20,000 देने ही है, आधी एंट्री तो ये रही, आधी ये रही, है ना। 40,000 की आधी तो ये रही जो उसको देने हैं, आधी जो उसको दे दिए, और दे दिए इसमें डिस्काउंट भी है, तो पहले डिस्काउंट 40,000 पे मत निकालना, जो अभी बैलेंस है 20 तो अजय का देना है, जो बाकी 20 दिया उसके ऊपर 10% 2,000, तो 2,000 ये आ गया, 18,000 ये आ गया। देखो वही एंट्री हो गई ना, 18 और 2 तो ये आ गया, 20 ये आ गया। तो आप इकट्ठी इसको एक ही एंट्री भी कर सकते हो। समझ में आ गया? और नेक्स्ट एंट्री देखो, जब हम कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एक्सपेंस मान लिया रेंट है, रेंट एक एक्सपेंस है, एंट्री अगर आप करते हो तो क्या एंट्री करते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हो। कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी भी हो सकता है तो आप करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस भी हो सकता है तो इंश्योरेंस के अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वेजेस भी हो सकता है, मजदूरी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये तो हमें पता है। अब अगर ये तो हो गया रेंट पेड, अब अगर आपसे कहा जाए कि रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि ड्यू है ₹100, ये एंट्री थी कि रेंट पेड है ₹100, ये एंट्री थी रेंट पेड 100, तो आपने कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट एक खर्चा, खर्चे डेबिट होते हैं और कैश गया। अगली एंट्री में पूछ रहा हूं आपसे, रेंट आउटस्टैंडिंग, ड्यू है 100 रुपए, अब क्या करोगे? खर्चे मैंने कहा डेबिट होते हैं हमेशा, तो रेंट अकाउंट तो अभी भी डेबिट है 100 रुपए, लेकिन यहां क्या लिखूं, गया क्या? यहां तो क्योंकि पे किया था, कैश गया था, जाता है तो क्रेडिट होता है, यहां तो मैं कैश लिख ही नहीं सकता, कैश तो गया ही नहीं। तो देखो यहां पर जब भी कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो, ड्यू हो, तो देखो जो खर्चा आपने ऊपर लिखा है उसी को रेंट आउटस्टैंडिंग करके नीचे लिख दो, सिंपल। मतलब अगर क्वेश्चन में आता है सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू, तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इवन अगर इन्होंने ये भी लिख दिया ना, सैलरी ड्यू टू राजेश, तो क्या करोगे? तो भी यही लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। खर्चे में किसी का नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता, खर्चे में खर्चे का ही जो टर्म है वही लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा ना सैलरी ड्यू टू राजेश, हमें कोई मतलब नहीं, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर एक क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ड्यू, तो क्या करूंगा मैं? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इन्होंने कह दिया अगर वेजेस ड्यू, तो वेजेस, ऊपर वेजेस, नीचे वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। अगर आता है कि कमीशन ड्यू, कमीशन आउटस्टैंडिंग, एंट्री करो, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो कोई भी खर्चा अगर पे कर दिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश टू कैश, क्योंकि कैश गया। अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो जो खर्चा आप ऊपर लिख रहे हो उसी को नीचे आउटस्टैंडिंग करके लिखोगे। अगर वहां पे नाम लिखा है तो कोई मतलब नहीं है उस नाम से, जैसे कि लिखा कि रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए टू राम, हमने रेंट 100 रुपए राम को देना बाकी है, तो कोई मतलब नहीं है हमें इससे जब खर्चा है। हाँ, अगर इसको माल बेचा होता तो मैं जरूर डेटर बनाता है, कुछ भी करता, तो हम पढ़ चुके हैं क्या करना है, लेकिन यहाँ माल वाल नहीं बेच रहे हम, यहाँ खर्चा है, तो इसलिए जो खर्चा ऊपर और नीचे वही आउटस्टैंडिंग। ठीक है, खर्चे के केस में नाम नहीं आता।
और एंट्री देखो, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹1000। हमने गुड्स चैरिटी में दे दिए ₹1000 के। चैरिटी तो हमारे लिए खर्चा है, हमने ऐसे ही कोई मांगने वाला आया, कोई दान वाला आया, हमने उठा के, मान लिया आपका रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, आपने ₹1000 की एक चीज उठा के उसको दान में दे दी, कोई नीडी था, आपने दे दी, क्या एंट्री करोगे उसकी? आप देखो, आप सोचोगे इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। हाँ, मैंने कहा था बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी एंट्री जरूर होगी। तो आपने चैरिटी में ₹1000 के गुड्स दे दिए। चैरिटी तो हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए तो लॉस ही खर्चा है ना। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या? देखो, अगर यहां लिखा होता आपने उसे ₹1000 कैश में दे दिए दान में, तो आप लिख देते बड़े आराम से, चैरिटी टू कैश 1000 1000, भाई कैश गया चैरिटी में दे दिया, है ना, चैरिटी खर्चा है, खर्चा डेबिट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहां आपने उसे कैश में ₹1000 नहीं दिए चैरिटी के, आपने तो उसको गुड्स दे दिए। गुड्स जो आपने खुद बेचने के लिए रखे हुए थे अपनी दुकान पे, उसमें से कुछ गुड्स उठा के उसको दे दिए। क्या करूं मैं? यहां क्या एंट्री होगी? बहुत स्पेशल एंट्री है, बहुत स्पेसिफिक एंट्री है, ध्यान रखना, और बहुत अलग इंपॉर्टेंट एंट्री है, और एग्जाम में जरूर आती है ये, कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो सेल दिखाते हैं। अब यहां आप ये भी नहीं कह सकते हमने बेचे हैं, क्योंकि तो उसको चैरिटी में दिए हैं, तो सेल वर्ड भी गलत है। तो यहां पर परचेज अकाउंट आएगा। अब आप कहोगे परचेज अकाउंट का क्या लॉजिक है? देखो, जब भी गुड्स बिकते हैं हम जानते हैं सेल होता है, लेकिन अगर गुड्स बिकने के अलावा अदर देन सेल के अलावा अगर गुड्स आपके पास से कहीं भी जाते हैं तो आप उसको परचेज करोगे क्रेडिट में। क्यों? हम ये सोचेंगे कि जो हमने चैरिटी में गुड्स दिए ना, ये हमने खरीदे ही नहीं थे। मतलब कि देखो, जब आप बहुत सारे गुड्स लेकर आए होगे अपनी दुकान के लिए, मान लिया आप लाखों रुपए के गुड्स लाए, तब आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैश वैश दे के आए 1,00,000 है ना, लेकिन उसमें से आपने कुछ गुड्स दान दे दिए। तो इसका मतलब आप ये सोचोगे, हम ये सोच के एंट्री करते हैं कि जो मैं परचेज करके लाया था ना 1,00,000 की, तो मैं सोचूंगा मैंने 1,00,000 की परचेज की ही नहीं थी बिजनेस के लिए, मैंने की ही 99,000 की थी, क्योंकि वो तो हमने दान दे दी। तो क्या करते हैं हम कि ये जो परचेज 1,00,000 की थी, मैं इसी में से परचेज 1,000 की हटा ही दूंगा। हमें सोचेंगे कि हमने परचेज 1,00,000 की ही नहीं थी, हमने परचेज की ही 99,000 की थी अपने बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब जब भी गुड्स बेचेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई डाउट ही नहीं है, सेल लिखेंगे। जब गुड्स बेचने के अलावा कहीं भी जाए तो वहां पर परचेज क्रेडिट करेंगे, ताकि इस परचेज को कैंसिल करेंगे। अच्छा, गुड्स बेचने के अलावा कहीं भी जाए, जैसे कि ये तो चैरिटी में गए, इसका मैं और एग्जांपल बताऊं अदर देन सेल की, बेचने के अलावा, जैसे कि गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। देखो, ये भी कुछ एंट्री ऐसे ही है, मैंने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स यूज कर लिए। पर्सनल पर्पस यानी कि ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट जब भी पर्सनल पर्पस होता है। टू कैश करूंगा क्या? अगर देखो मैं बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले जाता तब तो ड्राइंग टू कैश करता, लेकिन अब मैंने क्या किया, मुझे अपने बिजनेस में से, अपने दुकान में से मुझे एक जीन्स पसंद आ गई, रेडीमेड गारमेंट शोरूम है, उसके अंदर से मुझे एक जीन्स पसंद आ गई ₹1000 की अपने लिए, तो वो मैं जीन्स उठा के घर ले आया। तो है तो ये ड्राइंग्स ही, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं है। किस लिए है? क्या लिखूंगा? परचेज। मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने वो परचेज की ही नहीं, वो तो मैंने घर में यूज कर ली। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मान लिया गुड्स को आग लग गई, लॉस हो गया हमें, तो क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। आग लग गई ना गुड्स को, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, खर्चे डेबिट होते हैं। और टू क्या इस लॉस से कैश चला गया? नहीं, कैश तो नहीं गया, गुड्स जल गए, तो टू परचेज, मतलब परचेज को ही कैंसिल करेंगे कि हमने वो गुड्स खरीदे ही नहीं थे। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं, ध्यान रख लो। चैरिटी में गुड्स देना, पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स यूज करना, ध्यान रखना हर बार गुड्स, चैरिटी में गुड्स, कैश नहीं, चैरिटी में गुड्स दिए, परचेज कैंसिल कर दो। पर्सनल पर्पस के लिए तो भी परचेज कैंसिल कर दो। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई गुड्स को,
तो भी परचेज कैंसिल कर दो। यानी कि गुड्स जब भी बिकने के अलावा, ध्यान रखना, बिकने के अलावा जाएं, ठीक है, यहां बिक तो नहीं रहे, तो चैरिटी में बिकने के अलावा, पर्सनल पर्पस बिक तो नहीं रहे, बिकने के अलावा है तो टू परचेज। लॉस बाय फायर, गुड्स जा रहे हैं, बिक तो नहीं रहे, जा रहे हैं, बिक, तीनों जगह जा रहे हैं गुड्स, लेकिन बिक नहीं रहे, तो बिकने के अलावा जब भी गुड्स कहीं और जाएंगे तो आप टू परचेज करके परचेज को कैंसिल करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, जरूर जरूर आती है एग्जाम में।